नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज डे नंबर 4 होगा और आज हम लोग संविधान में इंटर कर रहे हैं। हालांकि देखिए मैं इस तरह से चीज़ें करवा रहा हूं कि जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रायोरिटी बेस्ड में, जैसे कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक सवाल फिक्स है वहाँ से। भाषा लिपि झारखंड का मतलब कि क्या बोले, मतलब कि उनके लिए होता ना कि उनके एग्ज़ाम में अगर भाषा लिपि से क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर जेएसएससी का एग्ज़ाम लेना बेकार है। तीसरे क्लास में हमने पूरा इतिहास में मध्यकाल में सल्तनत काल को ही ख़त्म कर दिया। देखिए ये तीनों चीज़ें जो हमने ख़त्म की नहीं, हमने पूरे याद किए हैं क्लास में। और आज भी संविधान में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं और कल फिर हम मुगल काल को ख़त्म कर देंगे। तो पूरा हमारा मध्यकाल का जो इतिहास है वो ख़त्म, और फिर मॉडर्न को 2 क्लास में ख़त्म, यानी कि पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री में ख़त्म ही हो गया। और एंशियंट में केवल हम धर्म को देखेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी चीज़ें देखते हुए इंडियन हिस्ट्री ख़त्म। मतलब जहाँ से आपका सवाल बनेगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप देखिए जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। इसमें 3 आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। पहला प्लेलिस्ट में आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, जो अभी का क्लास चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो वो तीनों वीडियो देखिए आज के देखने के बाद। उसके बाद आपको एक मिलेगा जेएसएससी जीके के नाम से, पूरा झारखंड जीके यहाँ मिल जाएगा। फिर आपको यहीं पर मिल जाएगा आपको बायोलॉजी का प्लेलिस्ट, ठीक है। तो पूरी की पूरी बायोलॉजी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। और इसमें ही मैं ज्योग्राफी का भी एक लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। 3 से 4 वीडियो होगी, उसको कर लीजिए, काफ़ी मतलब मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपका ज्योग्राफी भी। तो ये प्लेलिस्ट आपको एकदम चार्ट लेना है अगर आपको 25 क्वेश्चन सही करने हैं तो। और ये सीरीज़ तो मेरा चल ही रहा है साथ के साथ आपके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हुए, जय गुरु बोलते हुए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, फोकस स्टडी विद अभी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन है भाई, संविधान सब में सेम ही होता है, लेकिन मैंने पूरा फोकस किया है जेएसएससी सीजीएल को। तो भाई टू दी पॉइंट होगा और एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो चलिए आज की बात करते हैं संविधान। सबसे पहले समझ लीजिए कि संविधान बना कैसे था, और इस संविधान बनने के दौरान जो आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं उन सारे सवालों को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो कुछ पॉइंट है, समझ लीजिए। सॉवरेन क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। देखिए जब बात होती है सॉवरेन कंट्री, तो सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है कि वैसा देश, ठीक है। हम देखिए हर देश को सॉवरेन देश नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं तिब्बत को, तो तिब्बत एक सोवरेन देश नहीं है। लेकिन इंडिया की जब बात करें तो इंडिया वाकई बिल्कुल ही क्या है, एक सोवरेन कंट्री है। सोवरेन का मतलब वो होता है कि वैसा देश जो कोई मतलब जहाँ मतलब कि इंडिया, ठीक है, वैसा देश मतलब इंडिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जहाँ की सरकार खुद कोई भी नियम ले सकते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर ले हमारे देश में जो बीजेपी गवर्नमेंट चली, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी देश की सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब उनका मतलब कुछ ऐसा है कि इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई डिसीजन लेती है बीजेपी गवर्नमेंट, तो ऐसा तो नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सॉवरेन का मतलब ये होता है कि वैसा देश जिसकी सरकार खुद कोई भी नियम, ठीक है, अपने देश के लिए बना सकता है, उस पर किसी अदर कंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता है। लेकिन अगर हम यही बात कर रहे होते हैं तिब्बत की, तो तिब्बत में देखिए क्या है जो सरकार है वो पूरा कंट्रोल करती है उसको, कौन, चाइना की सरकार। इसलिए तिब्बत को हम सॉवरेन कंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये कोई डिसीजन जो भी लेगी तो चाइना का क्या होता है उसमें पूरा कंट्रोल होता है। समझ में आया सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या हो गया। फिर सेक्युलरिज्म का बात होता है, पंथ निरपेक्षवाद, मतलब कि क्या है सेक्युलरिज्म के मतलब कि आप क्या है, फ्री है, ठीक है। चाहे कोई भी धर्म, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी धर्म को आप मानने के लिए स्वतंत्र है। इसका अर्थ यही होता है सेक्युलरिज्म कंट्री है। भारत क्या है, एक सेक्युलरिज्म कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक। तो देखिए लोक से ही आपका आ रहा, लोक मतलब हम और आप लोग। तो भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारे ऊपर मतलब हमारे लिए जो काम करेगा, ठीक है, या देश के विकास के लिए, या फिर जो भी वो नीतियाँ बनाया जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना, हमें सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाया जाएगा, उनको जो चुना जाएगा वो हम लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा। इसलिए भारत का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर कोई वंशानुगत कोई चीज़ें नहीं चलती है। समझ में आया। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, इंडिया क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार बनती है उसकी क्या होती है, चुनाव होती है। मतलब हम और आप चुन करके उन्हें भेजते हैं। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। गणतांत्रिक देश है भारत, बिल्कुल है। लेकिन ब्रिटेन की बात करेंगे तो वो गणतंत्र रिपब्लिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो हेड ऑफ नेशन होता है, मतलब
सरकार का, जैसे कि सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब प्राइम मिनिस्टर है यहाँ हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। तो ये प्रेसिडेंट क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की भी क्या होती है, चुनाव होती है भारत में। देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन तो होता है, हम पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एमपी एमएलए जो पार्टिसिपेट करते हैं, इनको चुनाव कौन करता है, इनका चुनाव तो हम और आप ही करते हैं। तो फाइनली मतलब ये है कि हेड ऑफ नेशन भी जो है उनका भी क्या होता है, चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि अगर जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे अगर इनकी मृत्यु होती है तो इनके ही वंशानुगत, इनके ही पीढ़ी में जो होंगे वही प्राइम प्रेसिडेंट बनेंगे, ऐसा कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। इस इट मीन्स क्या है, भारत एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, वंशानुगत सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर अगर बात कर ली जाए जनता के द्वारा, वहाँ पर कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती है, वहाँ पर वंशानुगत क्रम चलती है। लेकिन भारत में क्या है, गणतांत्रिक लोकतंत्र है। भारत क्या है, एक गणतांत्रिक लोकतंत्र देश है। अर्थात सरकार का जो हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है, जो वो क्या होता है, उनका भी चुनाव होता है। आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। मैं बहुत ब्रीफ में, बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब एक अंतिम पॉइंट होता है नेशन, राष्ट्र। देखिए राष्ट्र का अगर डेफिनेशन, देखिए राष्ट्र अगर घोषित करना है, देखिए इंडिया एक नेशन है, ठीक है ना, तो उसके लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए इंडिया के पास। पहला तो उनके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। तो आपको पता है कि 1 नंबर में ही है जनसंख्या में। दूसरा, इनका अपना एक क्षेत्र होना चाहिए, मतलब एक बाउंड्री होनी चाहिए, ये बिल्कुल है। सरकार एक भारत में क्या होनी चाहिए, अपनी एक सरकार होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे पास अभी बीजेपी गवर्नमेंट है। और सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब समझ ही गए आप लोगों की, वो भारत सरकार जो भी होगी भारत में, वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, कोई भी अदर कंट्री का उस पर क्या होगा, दबाव नहीं होगा। क्लियर, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा, नेशन कहलाएगा। इसलिए हम तिब्बत को नेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये सोवरेन कंट्री नहीं है। हालांकि उसकी अपनी पॉपुलेशन है, एक बाउंड्री एरिया है, वहाँ की सरकार है, लेकिन वो सोवरेन कंट्री नहीं है, इसलिए वो नेशन के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं अब संविधान सभा की। ये संविधान सभा आ कैसे गया अचानक से, इसको समझ लीजिएगा। देखिए हमने कहा कि संविधान कैसे बना, तो संविधान का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो आप पढ़ते रहते हैं आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट ए, पार्ट बी, भाग 1, भाग 2, ये सभी जो है आपके संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आखिर संविधान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इस संविधान का फॉर्मेशन संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा किया गया। तो ये संविधान सभा का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको ही हम पढ़ेंगे। और जैसे ही हम संविधान सभा का फॉर्मेशन पढ़ लिए, तो इस संविधान सभा में जो लोग बैठेंगे, इनके जो सदस्य होंगे, ठीक है, वो सदस्य क्या करेंगे, कई देशों के संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर जा करके देखेंगे कि जो वहाँ के संविधान में जो नियम कानून बने हुए उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसके बाद उसको भारत के संविधान में ऐड करेंगे। तो इस प्रकार भारत का संविधान बनेगा, ठीक है। तो समझते हैं संविधान सभा का फॉर्मेशन को, और फिर हम संविधान कैसे बना उसको भी समझ लेंगे, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की, ठीक। तो देखिए पहला पॉइंट बोला गया है कि हमारे संविधान का जो निर्माण ही हुआ है, ठीक है, यही पॉइंट लिखा हुआ संविधान सभा के द्वारा बनी है, ठीक है। भारत का जो संविधान बना किसके द्वारा बनाया गया, तो संविधान सभा से। यानी कि सबसे पहले एक सभा बना, एक संविधान सभा, सभा बना। सभा का नाम संविधान रखा क्योंकि संविधान हमें बनाना है, ठीक है ना, भारत का संविधान अपना होगा, इसके लिए हमने क्या की, एक सभा बनाई, एक असेंबली बनाई। तो इस असेंबली में क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, ठीक है। भारत में जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से एक एक सदस्य को चुना जाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव को लाया जाएगा, और फिर यहाँ पर बहुत सारी कमेटी बनेंगे। देखिए कोई भी चीज़ भारत में अगर कुछ, मतलब देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, या फिर कोई अचानक कोई घटना घट गई, तो एक कमेटी बैठती है पहले, ठीक है। उस कमेटी में कुछ सीनियर वहाँ पर क्या होंगे, मेंबर को उसका क्या, उसके सदस्य बनेंगे, और उनका भी एक हेड होगा। अब वो सब कुछ क्या करेंगे, वहाँ पर ये लोग डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो आउटकम आएगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसी प्रकार से जब हमें संविधान बनाना था तो हमने एक असेंबली बनाई। उस असेंबली में बहुत सारी कमेटियाँ भी बनेंगी, बहुत सारे सदस्य इनके आएंगे। उसके बाद वहाँ पर सारे देशों के संविधान को पढ़ा जाएगा, वहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं, उन सारी बातों को जानकारियाँ हम लेकर के फिर हम भारत का संविधान को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रोल होता है संविधान सभा का, ठीक है। तो हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो संविधान सभा के द्वारा बना हुआ। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी ने संविधान की मांग की थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको अगर पार्टी का नाम पूछता है तो आपको बोलना होगा स्वराज पार्टी। 1924 में, कब, तो 1924 में संविधान की मांग की थी, ठीक है। बट अंग्रेजों से ये मांग किया गया था, स्वराज पार्टी ने मांग की थी, बट ये एक्सेप्ट नहीं किया था अंग्रेजों ने।
लेकिन अगर आप पूछ लिया जाए कि पर्सनली किसी व्यक्तिगत रूप से किसने मांग की थी, तो एम एन रॉय ने 1934 में, एम एन रॉय ने 1934 में व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग की थी, बट ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वहाँ, अभी भारत में कौन राज कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब हम अभी का मतलब 2022 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1934 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एम एन रॉय ने व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, पर्सनली अगर बात कर लिया जाए तो एम एन रॉय ने 1934 में, अगर पार्टी का नाम पूछा जाए तो स्वराज पार्टी 1924 में संविधान की मांग की थी। तो 3 सवाल, संविधान सभा के द्वारा आपका संविधान का निर्माण हुआ है, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी 1924 में, व्यक्तिगत रूप से एम एन रॉय 1934 में संविधान की मांग की थी, बट ये जो भी थी क्या थी? नॉट एक्सेप्टेबल थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, अब आप सभी को पता है 1946 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है कि ब्रिटेन में, ठीक है, चुनाव होने वाला होता है। अब वहाँ पर ब्रिटेन में चुनाव होने के दौरान आपको, जैसे कि भारत में चुनाव होना है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे एज ए पीएम अगर बीजेपी गवर्नमेंट है और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, तो इधर आपके राहुल गांधी और इधर आपके मोदी है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, अभी सत्ता में है, अभी क्या है, वर्ल्ड वार छिड़ गया है, मतलब, और वर्ल्ड वार के दौरान अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी है, और फाइनली 1946 में वर्ल्ड वार खत्म होता है और अब इलेक्शन का टाइम हो गया। तो अब क्या किया है भारत में, देखिए अब राहुल गांधी भी है और इधर मोदी भी है। अब क्या किया राहुल गांधी ने, भारत में बहुत सारी जगह सभाएं की, ठीक है, इलेक्शन में तो सभाएं करेंगे। इन्होंने कहा कि जितने भी लोग, ठीक है, मतलब कि झारखंड का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जितने भी झारखंड के लोग हैं, अगर मेरी सरकार बनती है तो झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो जाएगा या फिर 1932 का खतियान हट जाएगा। मैंने दोनों बात रख दी भाई, ताकि आप लोग कमेंट ना करें। तो मतलब समझ में आया कि एक प्रोपेगेंडा होता है हर कोई का जब आपकी इलेक्शन चलती है नेता का। तो उसी प्रकार ब्रिटेन में क्या हुआ, बहुत सारे भारतीय क्या थे, ब्रिटेन में रहते थे, ठीक है, कुछ भी वहाँ पे काम कर रहे हो या फिर वहीं पर रह गया। तो उसी प्रकार वहाँ पर क्लीमेंट एटली जो, ठीक है ना, क्लीमेंट एटली जो थे वहाँ पर चुनाव के लिए खड़े हुए थे, प्रतिनिधि थे। तो इन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है या फिर अगर हम जीतते हैं, तो भारत में जो भारत के लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि उनका अपना संविधान हो, तो उसके लिए मैं यहाँ से अपनी एक कमेटी भेजूंगा और भारत का अपना एक संविधान जब तक नहीं बन जाए तब तक वो कमेटी भारत नहीं आएगी। तो ये वादा किया था क्लीमेंट एटली ने। तो ऐसा वादा इसलिए किया ताकि जितने भी भारतीय ब्रिटेन में रह रहे थे वो क्या करें, इनको जिता दे, बस यही फंडा था। तो सिंपल से होता है क्या, चुनाव होती है और फाइनली क्लीमेंट एटली जीत जाती है, क्योंकि इनको ब्रिटेन के लोग भी पसंद किए और साथ के साथ जितने भारतीय थे उन्होंने भी इनको वोट दिया। तो फाइनली फिर जैसे ही जीते तुरंत ही इन्होंने क्या किया, अपना एक मिशन भेजा और उस मिशन का नाम रखा कैबिनेट मिशन 1946 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो 1946 में। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, इस मिशन का नाम कैबिनेट रखा इसलिए गया क्योंकि इनके जो कैबिनेट मंत्री थे उन्हीं में से 3 मंत्री को भारत भेजा था संविधान सभा का फॉर्मेशन करने के लिए। समझे, संविधान सभा का फॉर्मेशन हो और संविधान सभा में इलेक्शन कराया जाए ताकि जितने लोग इसमें सदस्यता ले, मतलब जितने भारतीय हैं, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी संविधान सभा का अंग बने और फिर ये लोग क्या करें, डिसीजन ले कैसे भारत का संविधान बनेगा, ये सारी चीज़ें। मतलब क्लीमेंट एटली ने क्या किया, कैबिनेट मिशन कब भेजा था, 1946 में। इस कैबिनेट मिशन का, इसमें कैबिनेट क्यों नाम रखा गया, आपको समझ में आ गया कि 3 लोग को भेजे थे इन्होंने, और ये तीनों के तीनों क्या थे, मंत्री थे क्लीमेंट एटली के सरकार में, ठीक है। तो ये तीनों पर्सन का नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से ये 3 पर्सन थे, तो आपको याद रखना है एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स। तो ये कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे, लेकिन इसमें अगर प्रेसिडेंट जो इनके अध्यक्ष कौन थे, तो पैंथिक लॉरेंस आपको याद रखना जो इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। कौन कौन थे, पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछेगा तो पैंथिक लॉरेंस। देखिए इस समय अगर पूछ लिया जाए तो ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर, देखिए पूछेगा इस तरह से सवाल कि भारत में जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो क्लीमेंट एटली था, ठीक। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भारत का राजा कौन था उस समय, तो भारत में राजा कौन था, तो जॉर्ज 5 था, सॉरी जॉर्ज 6 था, ठीक ना जी, जॉर्ज 6 था। भारत का राजा कौन था, जॉर्ज 6 था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 सदस्य एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो ये कैबिनेट मिशन आया है, ये किस उद्देश्य से भारत आया था, किस उद्देश्य से क्लेमेंट एटली ने इसको भेजा, और यहाँ का राजा कौन था, जॉर्ज 6 था।
या इनका जो मेन उद्देश्य था कि भारत का अपना संविधान सभा का निर्माण करना, ठीक है, भारत की संविधान सभा का निर्माण करना है। ये संविधान सभा का निर्माण, ये असेंबली का निर्माण क्यों की जाएगी, ताकि भारत का अपना संविधान हो सके, उस रूल के अकॉर्डिंग भारत क्या कर सके, अपने देश को, अपने कंट्री को चला सके। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, संविधान सभा का निर्माण करना। तो उसी समय इसी कैबिनेट मिशन के रिकमेंड, तो इस कैबिनेट मिशन ने रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन क्या दिया था, इनके रिकमेंडेशन देने के बाद ही कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सेटअप कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे ही ये आए भारत में, तीनों कैबिनेट जो क्लेमेंट एटली के मंत्री थे, ये एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स, इन्होंने क्या किया, भारत में संविधान सभा का सेटअप कर दिया 9 दिसंबर 1946 में। तो पूछा जाएगा सवाल ये कि डेट आपके साथ याद रखना है 9 दिसंबर, बिल्कुल ये भी याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सेटअप कर दिया गया था। उसी प्रकार फिर से संविधान सभा में अब देखिए सेटअप हो गया कि हाँ ये आपका संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हो गई। अब पहली मीटिंग होगी इस संविधान सभा की, ठीक है, इस संविधान सभा की पहली मीटिंग होगी, प्रथम बैठक होगी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो 9 दिसंबर को ही हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ये सेटअप भी आपको याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम मीटिंग भी 9 दिसंबर 1946 में ही। और इस जो बैठक में, या फिर कह ले तो संविधान सभा के जो इसमें जो अध्यक्ष बनेंगे, तो इसमें एक नॉन परमानेंट अध्यक्ष बनाएगा, मतलब अस्थायी अध्यक्ष है, कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष पहले बनाए गए थे। और आपसे पूछा, या अगर अस्थायी अध्यक्ष ना पूछ कर आपसे पूछ ले प्रोटेम स्पीकर कौन था संविधान सभा के, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में, संविधान सभा के फर्स्ट मीटिंग में प्रोटेम स्पीकर कौन था, या फिर आपसे पूछ ले नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप बोलेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। समझिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का फॉर्मेशन कर दिया गया। इसकी पहली मीटिंग भी 9 दिसंबर 1946 को बुला दी गई, और इसकी नॉन परमानेंट अध्यक्ष या नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट या प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हुई दूसरे दिन, 2 दिन के बाद, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो संविधान सभा का एक अध्यक्ष को चुना गया, ठीक है, कि इसमें एक परमानेंट प्रेसिडेंट होगा। इसमें किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका नॉन परमानेंट अध्यक्ष का नाम बताइए संविधान सभा का, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का फॉर्मेशन 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946। 1946 के तहत तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, उस समय भारत का राजा कौन था, तो जॉर्ज 6 था। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। 3 मेंबर कौन थे कैबिनेट मिशन में, तो एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स। पैंथिक लॉरेंस क्या था, प्रेसिडेंट और अध्यक्ष था। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और सबसे पहले किस पार्टी ने, अगर पूछ लिया जाए तो 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का डिमांड किया था। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अगर किसी ने मांग किया था तो एम एन रॉय ने 1934 में, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको याद हो गई होगी, पूरा का पूरा जितना भी हमें याद करना था। अब इसके बाद कुछ फैक्ट है कि देखिए, अब यहाँ संविधान सभा तो बन गया, एक असेंबली तो बन गई। अब इस असेंबली की एक अध्यक्ष भी, इसका एक हेड चुन लिया गया। सब पहले चुना गया था नॉन परमानेंट, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अब इनके एक परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब तो इसके अध्यक्ष चुन लिया गया भाई, मतलब कि एक ऑफिस खोल दिया गया, ठीक है। इस ऑफिस के एक हेड को चुन लिया गया, सीईओ को चुन लिया गया। अब भाई कर्मचारी को तो लाना होगा ना, उसी प्रकार अब इसमें क्या करना होगा, इस सभा के एक सदस्य का चुनाव करना होगा भारत में, ताकि यहाँ पर ये लोग बैठें और बैठने के बाद भारत का संविधान कैसा हो, इस पर क्या हो, डिस्कशन हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले संविधान सभा के सदस्यों का चयन के लिए चुनाव किया गया, ठीक है। तो संविधान सभा समझ में आया, ये ऑफिस, इसका हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट, और नॉन परमानेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसके सदस्य के लिए क्या करेगा, यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन आई थी वो क्या करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे। जो ये चुनाव होता है ये डायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनाव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, उस समय 1946 की बात हो रही है, कुल कितना राज्य, उस समय भारत में टोटल 11 राज्य थे, ठीक है। तो टोटल 11 राज्यों में क्या होंगे, चुनाव होंगे, ठीक है। अब 11 राज्यों में भी क्या है कि यहाँ एक क्राइटेरिया रखा गया कि 10 लाख जहाँ पर जनसंख्या है वहाँ से एक सदस्य को चुना जाएगा, ये आपका क्राइटेरिया। और आगे आपसे पूछा गया सवाल है कि कितनी जनसंख्या में एक सदस्य का चयन हुआ था, तो 10 लाख आपको याद रखना है जनसंख्या थी एक सीट पर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको, अभी मुझे याद आ गया है 10 लाख सुनते ही, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपसे पूछता है कि इनसे कि भारत रत्न इनको कब मिला था, तो 1962 में मिला था। क्या कोई मुझे बता सकता है 1962 में कोई अमेंडमेंट हुई थी?
अगर हुई थी तो मैंने उसमें क्या कुछ कुछ एक्ट का नाम बताया था? अगर बताया था तो क्या किन्हीं को याद है? देखिए मैं 1962 देखते ही मैं किसी चीज़ को रिलेट करना स्टार्ट कर देता हूँ, और वही मैंने आपको फर्स्ट क्लास से चीज़ें सिखवाया था। खैर, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या था, पहला भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला? तो 1962 में मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि देखिए ये जो राष्ट्रपति बने हैं इनका टेन्योर आपसे पूछा जाता है। एक बार तो 1950 में ये बने, ठीक है, 1950 से 1952 में बने, फिर 1952 से 1957 में बने, और फिर फाइनली 1957 से 1962 तक ये बने रहे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इनका 3 टेन्योर था। लेकिन जब इनको चुना गया राष्ट्रपति 1950 1900, ये संविधान सभा के द्वारा ही इनको चुना गया था, कोई चुनाव इलेक्शन नहीं हुआ था। संविधान सभा मतलब समझ लीजिए, जो अभी संविधान सभा जो बन रहा है, जो संविधान का निर्माण कर रहा है, इसके द्वारा ही पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1950 1952 में, ठीक। फिर इलेक्शन हुआ तो 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया। फिर से इलेक्शन हुआ 1957 के बाद 1962 तक ये राष्ट्रपति बने रहे। 1962 में इनको भारत रत्न मिल गया। और फिर एक इंपॉर्टेंट आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1939 में, ठीक है। यहाँ ये जो सेशन हुआ था आपका त्रिपुरी में हुआ था, मध्य प्रदेश में ये जगह है। सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन दिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो जो सेशन था इसमें क्या, आईएनसी सेशन में त्रिपुरी, देखिए 1939 में पूछता है सबसे पहला सवाल कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में, ठीक है। त्रिपुरी में हुआ था। ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, ये भी आपसे पूछेगा। लेकिन हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, रिज़ाइन दे दिया, ठीक है, रिज़ाइन दे दिया आईएनसी से। तो रिज़ाइन देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही इसकी अध्यक्षता दी गई आईएनसी की, ठीक है। कब? 1939 में। जो कहाँ हुआ था ये सेशन? त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश में। किसने रिज़ाइन दिया था? सुभाष चंद्र बोस के रिज़ाइन देने के बाद किसको अध्यक्षता दी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यही पूछा जाता है कि कौन से सेशन में? 1939 का आईएनसी सेशन था त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। किसने रिज़ाइन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसको अध्यक्षता दी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। यहाँ से एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, आईएनसी सुनते ही मुझे चंपारण सत्याग्रह की याद आने लग गई, 1917 की। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए, चंपारण सत्याग्रह आपसे कैसे पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इस सत्याग्रह को किसने किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इस गांधी जी को किसने किसने साथ दिया था? दो नाम आपको याद रखना है, एक तो राजेंद्र प्रसाद मैंने बोल दिया, साथ के साथ आपको अनुग्रह नारायण जी को भी याद रखना है, अनुग्रह नारायण जी ने भी साथ दिया था। इतने फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, मैंने करवा दिए हैं आपके, बाकी आपकी मर्जी। आइए, मैंने कहा कि 11 राज्यों में क्या होगा? चुनाव होगा। और जो चुनाव का क्राइटेरिया क्या था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने सदस्य चुने गए? टोटल 292 सदस्य चुने गए। और एक सदस्य कितने जनसंख्या को संभाल रहे होंगे? 10 लाख जनसंख्या को, ठीक है। तो पूछता है सवाल क्या कि कितने राज्यों में चुनाव हुए थे उस समय? तो 11 राज्यों में चुनाव हुए थे। टोटल 11 राज्यों से कितने सदस्य का चयन हुआ? 292 सदस्य का चयन हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ 4 चीफ कमिश्नरी याद रखना है आपको। 4 चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र था, जैसे जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन सा, उसको पहले याद कर लीजिए। दिल्ली, अजमेर, बुर्ज जिसे कर्नाटक कहते हैं अभी, और बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान मैंने पहले कहा, ये सब सारी चीज़ें जो है भारत अभी अपने में ही सोचना, पाकिस्तान ये सब कुछ अपना ही है अभी, ठीक है। पाकिस्तान का तो जन्म होगा ना, अभी तो जन्म हुआ तो वो मरेगा भी, जिनका जन्म हुआ तो उसका अंत भी होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमारा हो ही जाएगा आज ना कल। दूसरी चीज़ हमने क्या कहा कि 11 राज्यों में चुनाव हुआ, 292 सदस्य का चयन हुआ, और जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है हमारा, दिल्ली, बुर्ज, अजमेर और बलूचिस्तान, ठीक है। यहाँ से आपके 4 सीट आए। उसके बाद 93 देसी रियासत सीटों पर चुनाव हुए, ठीक है। 93 देसी रियासतों पर सीटों पर चुनाव हुए। मतलब जो 93 देसी रियासत का मतलब ये है कि वहाँ पर क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। उन 93 के 93 राजाओं को डायरेक्ट क्या कर लिया गया? संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया। मतलब टोटल कितने सदस्य हो गया? देखिए टोटल कितने सदस्य हो गया यहाँ पर, देखिए 292 सदस्य हमने चुने 11 राज्य से। 4 सदस्य हमने चुने, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन था? दिल्ली था, अजमेर था, बुर्ज जो आपका कर्नाटक, और एक बलूचिस्तान। उसके बाद ये टोटल कितने जिनका चुनाव हुआ, टोटल कितने सदस्यों की चुनाव हुई? 296। कितने सीटों पर पूछा जाएगा? तो 296 पर, ठीक है। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट रखा गया था।
उसके बाद 93 क्या थे आपके देसी रियासत, यानी कि राजाओं को डायरेक्ट संविधान सभा का सदस्य बन गया। मतलब समझे, ये जो हमने ऑफिस बनाए इसका जो हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इससे पहले हमने सच्चिदानंद सिन्हा को नॉन परमानेंट अध्यक्ष बनाया। अब यहाँ हमने टोटल 296 सदस्य इसके चुन लिए। ये इनको हमने कैसे चुना, चुनाव से चुना, ठीक है, इनका चुनाव कराया। लेकिन 93 और राजाओं को भी इसका सदस्यता हमने दी, लेकिन इसको हमने डायरेक्ट चुन लिया था। इनके लिए हमने कोई इलेक्शन नहीं करवाए थे, ठीक है। नहीं कराने का एक रीज़न था कि वहाँ का राजा तो भाई सिंपली उनको ही भेजा जाएगा चुनाव से, इसलिए उनको डायरेक्ट चुन लिया गया था। तो टोटल सदस्य कितने हो गए, देखिए 292, 11 राज्यों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 93 राजा। तो टोटल याद रखना है आपको कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे संविधान सभा के उस समय। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 389 जो सदस्य हुए हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है 296 सीट पर क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, ठीक है। कैसे, 11 राज्यों में 292 और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब इन 296 सीट में 208 सीट किनको मिला था, कांग्रेस को मिला था, ठीक है। 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और बाकी जो है अदर को मिला। मुस्लिम लीग से सुनते ही कुछ सवाल आपको याद आना चाहिए कि मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1906 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा, आगा खां के द्वारा एवं सलीम उल्ला जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। और मुस्लिम लीग की पहली सेशन अगर आपसे पूछ ली जाएगी तो ये कहाँ हुई थी, कराची में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पीर भाई ने किया था। भाई भाई सुन लो, फिर से सुन लो। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, ठीक है सर। इसकी फर्स्ट सेशन कहाँ हुई थी, तो कराची में की गई थी। इसके अध्यक्ष किसने की थी, तो पीर भाई ने किया था, बिल्कुल। अच्छा, मुस्लिम लीग के इस्टेब्लिशमेंट 1906 में तो हुई किसके द्वारा, आगा खां के द्वारा और सलीम उल्लाह के द्वारा, ठीक है। कितने सदस्य, 389 सदस्य, 296 सीट पर चुनाव हुए, 93 राजाओं को डायरेक्ट चुन लिया गया। उसके बाद 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, 296 में 208 कांग्रेस को, बाकी 73 मुस्लिम को, बाकी अदर को। दूसरी चीज़ मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से चीज़ें कुछ बताई थी, फिर से मुझे बता दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला, 1962 में भारत रत्न मिला। इन्होंने 3 बार राष्ट्रपति पद पर रहे, कब कब, 1950 से 1952, ठीक है भाई, 1952 से 1957, ठीक है सर, 1957 से फिर 1962 तक रहे। यही 1962 में इनको भारत रत्न भी दे दिया गया था। फिर आईएनसी का सेशन हुआ था 1939 में, इन्हें क्या हुआ था, वहाँ के अध्यक्षता दी गई थी। कैसे दी गई थी, ये प्रोसेस याद रखना है। पहले तो याद रखिए कि आईएनसी का 1939 का सेशन कहाँ हुआ था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। इसने रिजाइन दे दिया, इसके कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ की क्या की गई, अध्यक्षता दी गई। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी का साथ दिया था और अनुग्रह नारायण जी ने भी गांधी जी का साथ दिया था। ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ तक खत्म होता है। अब देखिए, हमने दूसरी मीटिंग कर ली है भाई, ठीक है। पहली मीटिंग हमने कब की, 9 दिसंबर 1946। दूसरा हमने कब किया, 11 दिसंबर 1946। अब ये सब डेट याद रखना है। देखिए, जितना मैं लिख रहा हूँ तो आपको याद होना ही है, इससे भी कम अगर कर रहे हो तो भाई फिर दिक्कत है। तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी मीटिंग होती है। और इस दिन क्या होता है, नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या, इसको काट लीजिएगा, ठीक है, ये गलती से लिख गया है। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम आगे में प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। मतलब नेहरू जी ने एक समझिए कि मतलब किस तरह से संविधान का एक ढांचा होगा, समझिए कि एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर दे दिए थे कि इस तरह से हमारा भारत का संविधान होगा, ठीक है। कब दिया था, याद रखना, तीसरी मीटिंग में 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था नेहरू जी के द्वारा। तो पूछता है आपसे डायरेक्ट सवाल कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देशिका भी इन्हें कहते हैं, कब पास किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। ये आपको याद रखना है। और यही बाद में आपको प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाएगा। खैर, ये अभी आप नहीं इसको करना है भाई। B.R. अम्बेडकर को मतलब गलती से मैंने लिख दिया, लेकिन B.R. अम्बेडकर को देखते ही कुछ चीज़ें याद आती है मन में। क्या क्या याद आती है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए। चलिए, B.R. अम्बेडकर जी से हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको 2-3 किताब आपको याद रखना है। 2-3 किताब में आपको एक किताब बहुत बार पूछा गया है, मूक नायक, ठीक है। मूक नायक किताब किसके द्वारा लिखा गया, तो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा ही लिखा गया। उसके बाद द अनटचेबल, ठीक है, द अनटचेबल किताब भी आपको याद रखना है। गांधी और गांधीज्म किताब भी, 3 किताब, मूक नायक, अनटचेबल और उसके बाद गांधी एंड गांधीज्म, ये तीनों किताब आपको याद होनी चाहिए। बाकी पाकिस्तान पर भी विचार एक किताब इन्होंने लिखा है, यही इनके द्वारा ही लिखा गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने जितना बताया वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनको भारत रत्न कब मिला था, B.R. अम्बेडकर जी को। तो आपको याद होना चाहिए भारत रत्न इनको कब मिला था, 1990 में, आई थिंक
हाँ जी, 90 में ही मिला था मुझे जहाँ तक याद है, 1990 में, बिल्कुल बिल्कुल 1990 में मिला, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है, 1990 में मिला था। उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो ये जो थे इनका जन्म कब हुआ था ये आप याद रख लीजिएगा, 14 अप्रैल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1891 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और ये पहले फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे बी आर अम्बेडकर, ये भी आपको याद होना चाहिए। काफ़ी ये सब मतलब पेड क्वेश्चन है, सबको याद होता है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। संविधान के निर्माणकर्ता कहा जाता है इनको। ड्राफ्टिंग कमेटी में आगे चलूंगा, उनके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। और गोलमेज सम्मेलन हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। इस गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये पार्टिसिपेट किए थे। अब सोच रहे होंगे भाई क्यों आपने बताया था कि किस तरह से पूछा है कि 3 गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था? बी आर अम्बेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। 4 किताब, मूक नायक, गांधी, गांधीज्म, द अनटचेबल और पाकिस्तान पर विचार, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक ये क्या था, संविधान निर्माण करता है और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी है बी आर अम्बेडकर, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। ये आपको इतना याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे चले हैं सर, तो देखिए इसके बाद हमने कहा कि 13 दिसंबर 1946 को क्या किया? नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और 22 जनवरी 1900, देखो नेहरू जी ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रस्तावना हम जिसको आगे बोलेंगे कि भारत का संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब इसको आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि भारत का संविधान कैसा हो। ये मतलब होता है ना कि किताब पढ़ने से पहले आप इंडेक्स पढ़ लेते हो कि हाँ इस तरह से ये किताब में सारी चीज़ें, वही ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, लेकिन संविधान सभा के समक्ष। लेकिन संविधान सभा में, अब भाई सिंपल से आप कोई भी लेटर लिख रहे हो तो तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उस पर चर्चाएं होगी, पढ़ा जाएगा, सब कुछ सोचा जाएगा। तो फाइनली 22 जनवरी 1947 में रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को। अब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे क्या किया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कब एक्सेप्ट किया गया ये भी पूछा जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव। तो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट। एक मिनट मेरे भाई, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब एक्सेप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, डिप्यूटी चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था, यानी कि एडवाइजर किन्हें बनाया गया था? बी एन राव जी को बनाया गया था। हाउस ऑफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो के एम मुंशी थे। 3 पॉइंट, संविधान सभा के जो एडवाइजर बनाए गए बी एन राव को याद रखना है, बी एन राव को बनाया गया। हाउस ऑफ कमेटी के हेड किन्हें बनाया गया? के एम मुंशी जी को बनाया गया। और जो डिप्यूटी चेयरमैन संविधान सभा के बने, यानी कि उपाध्यक्ष जो बनाया गया, वो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। अब फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया। मतलब देखिए, हमने कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, 3 लोग थे, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस क्रिप्स, इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि संविधान सभा का सेटअप कर दिया। पहली मीटिंग हमने 9 दिसंबर को कर ली, दूसरी मीटिंग हमने 11 दिसंबर को कर ली, तीसरी मीटिंग हमने 13 दिसंबर 1946 को कर ली, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखी गई नेहरू जी के द्वारा। और फाइनली 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। 1947 के बाद अब देखिए कब आप समझ रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को फाइनली भारत का अपना संविधान रेडी हो गया, ठीक है। तो 26 नवंबर मतलब भारत का कैसा संविधान कैसे रेडी किया गया? वही संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे 296 और प्लस 93 देसी रियासत जो राजा थे, ठीक है। तो वो सभी मिल करके क्या किए, यहाँ पर संविधान कैसा भारत का हो उसका निर्माण हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया, ठीक है। और 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाता है, हस्ताक्षर पूछा जाता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को जब पारित किया गया था, तो बलवंत राय मेहता ने सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता का हस्ताक्षर था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद टोटल कितने दिन लगे? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे टोटल संविधान के बनने में। और बहुत अच्छा कोर्ट अभी चल रहा है जेएसएससी के लिए कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, लेकिन एग्जाम कराने में अभी भी आपका एग्जाम हुआ नहीं, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 आर्टिकल्स को क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था। टोटल 395 आर्टिकल्स थे उस समय, लेकिन 395 आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, केवल 15 आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को ही है। और मेनली वो जो आर्टिकल्स आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और सिटीजनशिप से, क्योंकि हो क्या रहा था कि कुछ
भारतीय पाकिस्तान जाना चाह रहे थे और कुछ पाकिस्तानी जो थे वो भारत आने चाह रहे थे। तो सिटीजनशिप का जो कानून है वो क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ताकि कोई लोग अगर वहाँ जाएं तो आप जान लीजिए ये नियम कानून अब जो है लागू हो गई है। इसी कारण क्या कर दिया गया, सिटीजनशिप और आपके कुछ अधिकार होंगे, तो इसलिए कुछ अधिकार को भी क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब आप कोई भी जनता कोई मतलब स्टेप लें तो भाई आप समझ लीजिए कि भारत में ये नियम कानून अब स्टार्ट हो गया। तो इसलिए 26 नवंबर 1915 आर्टिकल ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। देखिए ये सवाल कैसे पूछता ये है कि संविधान को आंशिक रूप से, ठीक है, मतलब कुछ संविधान कब लागू कर दिया गया था, कंप्लीटली कब लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन पार्शियली कब, ये 15 आर्टिकल्स पार्शियली कब इंप्लीमेंट कर दिया गया, 26 नवंबर 1949 को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक, उसके बाद भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव, देखिए इसका मतलब ये क्या है, देखिए हमने संविधान सभा बनाया, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया, फिर चुनाव कराया गया, मैंने बताया था आपको, फिर चुनाव में सब लोग बैठे, ठीक है, जो चयन होकर के आए। अब उन लोगों ने क्या किया कि सब लोगों ने डिस्कशन किया, फिर इसके अंदर बहुत सारी कमेटी बनी। अब उन कमेटी से आपके सवाल बनेंगे, अभी हम उसको कमेटी पे भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से कमेटी का रोल था, इंपॉर्टेंट रोल था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी थी, कौन कौन उसके सदस्य थे, कौन अध्यक्ष थे। तब ये सारे कमेटी ने डिस्कशन करेंगे, फिर बहुत सारे कमेटी या फिर बहुत सारे जो इसके सदस्य बने थे वो क्या करेंगे, अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे उसके क्या एडवांटेज है, भारत की जो कल्चर है, ठीक है, भारत की जो इन्वायरमेंट है, भारत में जो रहने वाले लोग हैं, भारत की जो पास्ट, भारत का जो प्रेजेंट है और भारत को फ्यूचर को देखते हुए सब लोगों ने 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लेने के बाद फिर भारत का संविधान का निर्माण किया। समझ में आ गया। तो अब होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा, देखिए भारत में कौन राज कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी तो ये ब्रिटिश से राज कर रही थी भारत में, ये भारत है आपका, ठीक। तो ये राज कैसे करेगी, वहाँ से कुछ ना कुछ तो कानून बनाती थी जो यहाँ पर भेजती थी, और इस कानून को यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही, ठीक है, लोग क्या करते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो बहुत सारे कानून को ये यहाँ पे लागू करते थे। तो एक कानून हुआ करता था 1935 का एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो प्रभाव भारत के संविधान में, क्यों, क्योंकि जो 1935 का जो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जब पास की थी, मतलब जो नियम कानून बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा हमने अपने संविधान में कॉपी किया है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान पूरा कॉपी पेस्ट है, हमने वो सारी चीज़ें ली है जो हमें लगता था भारत के संदर्भ में अच्छी है, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें बिल्कुल लेनी चाहिए, और भारत को फ्यूचर में देखते हुए भी हमने सारी चीज़ें ली है, ठीक है। और कई ऐसी चीज़ें थी जो हमने नहीं ली है, जैसे कि अगर फेडरलिज्म की बात किया जाए तो हमने कहा कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब क्या है, कई सारे राज्यों से हमारा संघ का निर्माण होता है। लेकिन फेडरलिज्म मतलब क्या है कि हर राज्य में आपको, जैसे अमेरिका में हर राज्य में अपनी अपनी सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। कोई राज्य चाहे कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए उसके सेंटर के साथ मतभेद हो जाए तो वो अपने आप को कभी भी बोल देगी कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता हूँ, मैं अपना एक कंट्री अपने आप को घोषित कर रहा हूँ। जैसे झारखंड राज्य में जो सरकार है उनकी जो सेंटर में केंद्र सरकार से अगर मतभेद हो जाए तो केंद्र सरकार को ये नहीं बोल सकती झारखंड सरकार कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं, हम अब एक अपना नया देश अपने आप को घोषित करते हैं। तो ये ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हमने कहा है आर्टिकल 1 में कि संघों का राज्यों से ही संघ का निर्माण होगा, ठीक है। ये मतलब हमने बहुत सारी चीज़ों को देख सोच समझ करके चीज़ें हमने बनाई है संविधान में, ऐसे नहीं है हमारा संविधान ऐसे ही बन गया आज और कल। 2 साल 11 महीने 18 दिन महीने रखते हैं, बहुत सोच समझ के बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कितना इसमें मतलब जो लोगों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं बहुत ही मतलब सोच समझ कर काम किए हैं। और फिर ऐसा नहीं है, देखिए उस समय जो 1946 की बातें हो रही है, उस समय का जो इन्वायरमेंट भारत में, उस समय जो लोगों का सोचने का नज़रिया, जो टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें उस समय के कुछ अकॉर्डिंग चीज़ें लाई गई। और अभी का जो सिचुएशन भारत जो देख रहे हैं तो कुछ बदलाव है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, संविधान में संशोधन भी किया, ठीक है। और इसी कारण हम संशोधन भी करते हुए हैं। खैर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि किसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा, तो मैंने कहा 1935 एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारत के संविधान में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, तो कुल 12 बैठक हुई थी संविधान सभा की। मतलब
संविधान का निर्माण करने के लिए कितना बार बैठा गया था, मतलब मीटिंग हुई थी, 12 बैठक हुई थी। और अंतिम मीटिंग कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था आपको, 22 जनवरी 1947 को आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई और भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किन्हें चुना गया, राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ये किनके द्वारा चुना गया, तो संविधान सभा के द्वारा चुना गया था, कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन 1950 से 1952 तक ये रहेंगे और फिर 1952 में इलेक्शन होगा तो फिर यही इनको ही प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। फिर 1957 तक और फिर 1957 से 1962 तक फिर चुनाव होगा तो यही बने हुए रहेंगे प्रेसिडेंट। मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या आपसे पूछी जाती तो टोटल 15 महिलाएं संख्या थी। अब देखिए हुआ क्या था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन, तो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो पाकिस्तान का ही जन्म होता है। अब इनका जन्म हुआ है तो इनका मरण भी होगा, इनकी मृत्यु भी होगी। तो हुआ क्या कि बाद में कई सदस्य क्या हुए, पाकिस्तान चले गए। मैंने कहा था 296 प्लस 93, ठीक है, 389 सदस्य में से कई ऐसे सदस्य थे, ठीक है, जो पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान चले गए। तो विभाजन के बाद, ठीक है, पाकिस्तान के जन्म होने के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे थे, ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में। तो टोटल 299 सदस्य। संविधान सभा में कितने सदस्यों की चुनाव की गई थी, तो आपको क्या बोलना है, 292 प्लस 4 296 और 93 क्या था, देसी रियासत राजाओं का डायरेक्ट चुन लिया गया था। जब संविधान बना है, मतलब बना था, तो टोटल संविधान की संख्या, मतलब सॉरी आर्टिकल, अनुच्छेद कितने थे, तो टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। कितने भाग थे, 22 भाग थे। और कितने अनुसूचियां थे, तो 8 अनुसूचियां थे। लेकिन एक अब याद रखना आपको पॉइंट, सीक्वेंस वाइज आपसे पूछ लिया जाए। देखिए सीक्वेंस वाइज पूछ लिया जाए और यहाँ पर पहले देख लीजिए वर्तमान में जो अभी संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। देखिए कितने आर्टिकल्स हैं, नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कितने आर्टिकल्स हैं नंबर में, तो 395 आर्टिकल्स ही हैं। ठीक है, लेकिन भाग 22 के 22 ही हैं। लेकिन 8 अनुसूची में 4 अनुसूची और ऐड कर दिया गया था। ठीक है, और हमने सारा बताया है। 1992 वाला आपको याद होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 2003 वाला भी याद होगा, सब आपको याद ही होगा, मैंने करवा रखा भाई। 11, 9, 10, 11 और 12 ये हमने क्या किए थे, 4 अनुसूचियों को संविधान में ऐड किया था। कैसे ऐड किया था, आप मुझे कोई कमेंट कर पाएंगे, किन्हीं को याद है, पहली क्लास में याद करवाया था। तो देखिए अभी संविधान में आर्टिकल है कितने, अगर नंबर में पूछा जाएगा तो 395, लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज अगर पूछा जाए, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि हमने फिर संविधान में संशोधन किए। जैसे कि 19 आर्टिकल जो है, तो हमने 19 का 1 सब क्लॉज 1 रखा, उसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड की। फिर 19 का सब क्लॉज 2 कर दिया, उसमें हमने कुछ चीज़ें रखी, कुछ नियम कानून। तो देखिए आर्टिकल्स कितना, आर्टिकल्स है तो 19 ही, लेकिन नंबर में अगर काउंट कर रहे हैं तो 19 20 हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार अगर सीक्वेंस वाइज अगर पूछ लिया जाए तो 468 आर्टिकल्स हैं। ठीक, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपका पूछा गया सवाल है आपके आरपीएफ के एग्जामिनेशन में। ठीक है ना जी। तो खैर नेक्स्ट अब यहाँ से कमेटी के जो हिस्टोरिकल आपके संविधान सभा से क्वेश्चन बन सकते थे हमने करवा दिए, इससे बाहर आपके नहीं पूछेंगे सवाल। अब कुछ कमेटी बनाया गया, मैंने कहा था कुछ कमेटियाँ बनेगी, वहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से आपके सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। पहली कमेटी की बात कर लिया जाए आपको, तो पहली जो कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो बी आर अम्बेडकर जी है। देखिए बी आर अम्बेडकर, मैंने बताया था उनके बारे में। तो इसको हिंदी में मसौदा समिति भी कहते हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य थे आपसे पूछा जाता है, तो टोटल 7 सदस्य थे। पहला सदस्य कौन था, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, ए एम मुंशी से आपको याद आ रहा होगा कौन थे वहाँ पे। मैंने एक एडवाइज़र बताया था, उपाध्यक्ष बताया था आपको, और एक मैंने आपको बताया था के एम मुंशी जी के बारे में। के एम मुंशी जी के बारे में मैंने आपको बताया था कमेटी के अध्यक्ष थे, हाउस ऑफ कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, के एम मुंशी के बारे में। ठीक है ना जी। तो के एम मुंशी यहाँ पर भी क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं। एम सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, तो सदस्य हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की भी सदस्यता ली थी, तो एम सादुल्ला जी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बी एल मित्र और डी पी खेतान। अब यहाँ से कुछ सवाल क्या कैसे कैसे पूछेगा, पहले इसको समझ लीजिए, इसको लिखने का मतलब क्या है। देखिए बी एल मित्र को ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बने, लेकिन सदस्यता लेने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो बी एल मित्र का जगह कौन लेता है ये आपसे पूछा जाता है, तो एन माधव राव बोलेंगे। उसके बाद डीपी खेतान, ये भी सदस्य जब बने ड्राफ्टिंग कमेटी तो उनकी भी मृत्यु हो गई, तो इनका जगह किसने लिया, टीटी कृष्णाचारी। तो कैसे याद रखेंगे, डीपी से डेली प्रैक्टिस करना है,
टीटी बनने के लिए, ठीक है। और यहाँ से बीएल मित्र से आप याद रखेंगे, मित्र आपका कौन है, माधव जी है, ठीक है। माधव, माघव, माघव, माघव से घाव भी शायद आपके मित्र ही आपको घाव देते हैं, इस तरह से भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट तो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी हमें याद हो गया, टोटल कितने मेंबर, 7। इसके अध्यक्ष कौन, बी आर अम्बेडकर। उसके बाद 2 बने सदस्य जो क्या हुए, रिप्लेस हुए, किससे, डीपी से, डेली प्रैक्टिस करना है टीटी बनने के लिए। और मित्र, ठीक है, बीएल मित्र जो है घाव देते हैं माधव जी। और एक पर्सन का नाम बताइए, सादुल्ला जी थे जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, वो क्या हुए थे, इनके सदस्य बने थे। बाकी एन गोपाल अयंगर से याद रखिएगा, 2 अय्यर, ठीक है, अयंगर है, अय्यर है, और के एम मुंशी भी है, बस। जो आपके क्या है, हाउस ऑफ कमेटी के अध्यक्ष भी थे। ऑब्जेक्टिव आपको पता है इसका, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, संविधान का ढांचा तैयार करना। क्योंकि संविधान, ये लोग जो बने हैं कमेटी, जो इनको बनाए, ये लोग मिलकर जो कमेटी का फॉर्मेशन क्या, क्यों बनाया गया था, संविधान के निर्माण के लिए तो बनाया गया था ना। संविधान सभा का हमने निर्माण किया, उसके हमने संविधान सभा में चयन करवाया, मतलब चुनाव करवाया। चुनाव करवाने के दौरान फिर हमने कई सारी कमेटियाँ बनाई। तो क्यों करवा रहे हैं, ये सब हमने करवाई थी ताकि भारत का संविधान का ढांचा हमें तैयार करना था, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, संविधान का ढांचा तैयार करना। उसके बाद इसने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट, पूछता है आपको डेट, कि इसने जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट संविधान सभा को कब दी थी। अरे भाई देखिए, ये कमेटी, ये कंपनी हो गई, इसका अध्यक्ष हो गया आपका राजेंद्र प्रसाद, इसमें इसके सदस्य हो गए। अब इन्हीं सदस्यों में से 7 सदस्यों की यहाँ पर मैंने एक कमेटी बना दी, ड्राफ्टिंग कमेटी। इनका सभी, इसका उद्देश्य क्या है, भारत का संविधान का निर्माण करना। इसका भी उद्देश्य क्या है, संविधान का। तो इसने एक रिपोर्ट बनाई कि भारत का संविधान ऐसा होगा। इस रिपोर्ट को इसने क्या किया, संविधान सभा को रिपोर्ट किया। ये किसके पास, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, ठीक। तो देखिए, तो इसने जो फाइनल रिपोर्ट जो आपने सौंपी थी ड्राफ्टिंग कमेटी ने, कब, 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी 1948 को इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। संविधान सभा की प्रारूप कैसी होगी, कि भारत का संविधान कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसकी रिपोर्ट इसने कब भेजी थी, याद रखना भाई, 21 फरवरी 1948। देखिए 22 जनवरी 1947 मैंने बना और बताया संविधान सभा के द्वारा क्या एक्सेप्ट कर लिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। 24 जनवरी 1947 मैंने फिर आपको बताया था, 24 जनवरी 1947। 22 जनवरी को देखिए एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया 24 जनवरी, कहाँ गया, 26 जनवरी नहीं, 24 जनवरी था भाई, कहाँ गया 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया गया था। यार वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं भी उसमें कंफ्यूज होता हूँ। 2 साल 11 महीना 18 दिन, खैर वो नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे मुझे याद भी नहीं आ रहा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। खैर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब दूसरी कमेटी के बारे में। ये आपको याद हो गया होगा कि इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट कब दी तो 21 फरवरी 1948 को दिया था, ठीक है। कब दिया था, 21 फरवरी 1948 को दिया था। दूसरी कमेटी बनेगी संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि यूनियन पावर कमेटी इंग्लिश में भी आप लिखते हैं। इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू कहेंगे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कहेंगे। बी आर अम्बेडकर का मैंने वहाँ कहा था, कब इनको मिला था भारत रत्न, 1990 में मिला था। एक चीज़ और आपको याद रखना है, एम सदुल्ला जी से, एक मात्र मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक है। 1940 के जो लाहौर सेशन होता है ना, लाहौर सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में। तो 1940 जो लाहौर सेशन होता है ना, लाहौर का जो सेशन होता है, मुस्लिम लीग का जो लाहौर में एक सेशन होता है 1940 में, ठीक है। 1939 में आईएनसी का सेशन कहाँ, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस ने रिजिग्नेशन दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने, याद होगा। तो 1940 में लाहौर में सेशन होता मुस्लिम लीग का, जिसमें जिन्ना ने, याद रखना है, पाकिस्तान की मांग की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने कहाँ पे किया था, तो लाहौर सेशन। ये लाहौर सेशन कब हुआ था, 1940 में। और मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1906 में, ठीक है। कि आगा खां के द्वारा और सलीमुल्लाह के द्वारा फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, कराची में, और पीर भाई जो थे इसके अध्यक्ष थे, याद होगा आपको। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू से कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। और भाई आपको याद रखना, संघ संविधान समिति भी पूछ सकता है, या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू को क्या बोला जाए, इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था, बापू कहा था, ठीक है। 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर सेशन आईएनसी में, इन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर 1929 में। देखिए आईएनसी का 1929 का लाहौर सेशन होता है एक, और एक मुस्लिम लीग का 1940 में लाहौर सेशन होता है। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होता है, मैं लिख दूं। देखिए मुस्लिम लीग जो है, इनका जो सेशन हुआ था 1940 में, कहाँ, लाहौर में। और आईएनसी का 1929 में सेशन हुआ था लाहौर में। कब हुआ था, 1929 में। इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और यहाँ पर मांग किया था जो जिन्ना ने पाकिस्तान की, ये याद रखना आप। देखिए कितना मैं क्लियरिटी के साथ चीज़ें आपको करवा रहा हूँ एक ही जगह में सब कुछ।
उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे 1937 में, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में एक जगह था फैजपुर में आईएनसी का एक सेशन होता है, ठीक है, इनका सेशन हुआ था और गांव में सबसे पहला जो सेशन हुआ था आईएनसी का यहीं पे हुआ था बंगाल के फैजपुर में। और ये मैं क्यों बताया, क्योंकि इसके भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और थर्ड मीटिंग जो है संविधान सभा का 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न भी आपको याद रखना भाई 1955 में मिला था, ठीक है, भारत रत्न कब मिला, 1955 में मिला। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू से। और मैंने क्या कहा था कि थर्ड मीटिंग कब हुई थी, और थर्ड मीटिंग आपको समझ में आ रहा ना, थर्ड मीटिंग में ही तो नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के समक्ष। चलिए आगे, तीसरी कमेटी है प्रांतीय संविधान समिति, मूल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष बस आपको याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये पूछ लिया जाए लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल था, और कुछ याद रखना आपको, एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, जो किसानों का एक आंदोलन था, ठीक है, इसे कृषक आंदोलन भी कहते हैं, 1918 में हुआ था, ठीक है, गांधी जी का साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह आपने सुना होगा, गांधी जी ने 1918 में किया था यह सत्याग्रह, किसानों के लिए कृषक सत्याग्रह। इसमें गांधी जी का साथ किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण जी ने दिया था। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन, 1931 का जो आईएनसी का जो कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है, आईएनसी का, उसमें स्वराज को पूर्ण रूप से परिभाषित किया था। कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। 1931 में कराची में जो सेशन हुआ था, ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया था, ठीक है, कि पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है सवाल। नाउ नेक्स्ट कमेटी आपका संचालन समिति, तदर्थ समिति बोला जाता है, रियासत समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने कई फैक्ट बता दिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम झंडा समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। झंडा से सुनते ही झंडा के कई एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम डिजाइन किसने किया था, तो मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को चरखे की जगह चक्र का प्रयोग किया गया था, ये याद रखना है, 22 जुलाई को। ये आपका पूछा गया सवाल है एनटीपीसी में। झंडा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया, जेबी कृपलानी को। राष्ट्रीय, सब लिखते चलिए, राष्ट्रीय ध्वज जो आपका, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम जो डिज़ाइन किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम डिज़ाइन मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था। उसके बाद 22 जुलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई, 22 जुलाई 1947 को चरखे की जगह क्या यूज़ किया गया, चक्र का यूज़ किया गया था ध्वज में। उसके बाद आपको एक और पॉइंट याद रखना, तिरंगे झंडे जो होते हैं, ठीक है ना, तिरंगे झंडे जो हैं, तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया, मतलब अंगीकृत किया गया था। इस तरह से सवाल बनता है, अंगीकृत कब किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को ही। और 22 जुलाई 1947 को ही, 22 जुलाई 1947, बार बार मैं बोल रहा हूँ, 22 जुलाई 1947 को ही क्या हुआ था कि जो चक्र है उसको एक्सेप्ट किया गया था, चरखे को हटा करके, ठीक है। कुछ फैक्ट याद कर लीजिए, संविधान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इंग्लैंड से होती है। दुनिया की पहली आलिखित संविधान वाला देश कौन है, तो इंग्लैंड। आलिखित मतलब ऐसा नहीं कि संविधान मतलब लिखा, मतलब ये है कि इतना लचीला संविधान है, मतलब कुछ भी चाहे तो वहाँ की सरकार तुरंत अमेंडमेंट कर सकती है, सबसे लचीला संविधान। लेकिन भारत का संविधान ना तो लचीला है भाई, यहाँ पे संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर नागरिकता के ऊपर में अगर संशोधन करना, तो आपको लगता है इतना आसान है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का। कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर मैंने बता दिया, सिटीजनशिप का एक एग्जांपल दे दिया, फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई संशोधन करना। लचीला है तो जैसे कोई राज्य का फॉर्मेशन करना, कोई दूसरे राज्य का निर्माण करना, राज्य की बाउंड्री के क्षेत्र को बढ़ाना, ये सब बहुत ही लचीला होता है। कुछ कुछ जगह में भारत का संविधान लचीला है और कुछ कुछ जगह में कठोर है, इसलिए कठोर और लचीला दोनों है, मतलब ऑलराउंडर है हम लोग, ठीक। उसके बाद दुनिया का पहला संविधान जो लिखित किसका था, और सबसे छोटा संविधान यूएसए का। केवल 7 आर्टिकल थी। तो सोचिए 7 आर्टिकल हैं, तो यहाँ पर अमेंडमेंट करना, ये क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोल रहा हूँ, अमेंडमेंट करना, और साथ के साथ यहाँ के जो मतलब नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, तो सबसे कठोर संविधान इसलिए कहा गया। पाकिस्तान का संविधान कब बना था, बच्चा का संविधान 1973 में बना था। और जब लेटेस्ट संविधान नेपाल का बना है 2015 में। सबसे कम शब्दों वाला संविधान मोनाको का है। भारत में का जो संविधान है अर्ध संघीय संविधान है। ऐसा किसने कहा था, कैसी विलियर ने कहा था, ठीक है।
तो चलिए यहाँ हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म किया। अब हम लोग प्रस्तावना के सवाल देख लेते हैं। प्रस्तावना से भी काफ़ी चीज़ पूछा जाता है। देखिए प्रस्तावना मतलब क्या है, मैंने कहा था कि 13 दिसंबर 1946 में जो तीसरी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, इसमें नेहरू जी ने एक उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था जिसे हमने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में प्रस्तावना का नाम लेता है। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक्सेप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्र अंगीकृत किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है। तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को, और 22 जुलाई 1947 को चक्र का मतलब क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था चरखे के जगह में। तो देखिए ये प्रियम्बल का मतलब ये होता है कि आप इस प्रियम्बल को अगर पढ़ लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है, ठीक है। भारत का संविधान का रूप कैसा है, ठीक है। मतलब आप इसके किताब के इंडेक्स को पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाता है कि किताब में क्या क्या चीज़ें हैं। उसी प्रकार भारत का संविधान पढ़ते प्रस्तावना को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का संविधान का नेचर कैसा है, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ से जो आपके सवाल फ्रीक्वेंटली प्रस्तावना से पूछे ही जाते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संविधान जो है एक पवित्र दस्तावेज है। किसने कहा था? तो B.R. अम्बेडकर जी। B.R. अम्बेडकर से ये भी पॉइंट वहीं पे इंक्लूड कर लीजिए। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, ठीक है। किसने कहा है? तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था। और B.R. अम्बेडकर से मैंने कई चीज़ें बताई आपको। प्रस्तावना देखिए मैंने कहा था कि संविधान का निर्माण के लिए हमने क्या किया? संविधान सभा बनाया, फिर हमने इसके एक अध्यक्ष को चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके कई सारे सदस्यों का हमने चुनाव किया, 296 सदस्यों और 93 देशी रियासत से राजाओं को चुना। और फिर यहाँ हमने क्या किया? स्टडी किया, देखा, फिर दूसरे देशों के भी कंट्री के संविधान को हमने पढ़ा और वहाँ से हमने कई सारी चीज़ें ऐड ऑन की, कई सारी कमेटियाँ बनाई, वो भी देख लिए। तो उसी क्रम में प्रस्तावना को हमने किस देश से इंक्लूड किया अपने संविधान में? तो हमने प्रस्तावना को USA से लिया था, ठीक है। USA का संविधान जब हमने पढ़ा तो देखा प्रस्तावना वहाँ पर भी है, तो वो हमें इतनी अच्छी लगी और लगा कि वाकई चीज़ें अच्छी है, तो हमने प्रस्तावना को अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया। तो पूछा जाएगा कि प्रस्तावना हमने कहाँ से लिए, किस कंट्री से लिए, तो हम कहेंगे USA से। अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया, तो आप कहेंगे USA से। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए प्रस्तावना में कुछ जो भाषाएं जो लिखी हुई है, कुछ भाषाएं जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। मतलब प्रस्तावना में कुछ भाषाएं हैं, ठीक है ना, वो जो है हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से। तो पूछा जाए कि प्रस्तावना की जो भाषा है, अगर आपसे पूछ लीजिए भाषा हमने कहाँ से लिया, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया, तो USA से। प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए हमने, तो USA से। और प्रस्तावना की भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दूसरा प्रियम्बल का बेस क्या है? तो मैंने कहा था कि जो तीसरी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, ठीक है। देखिए 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने क्या किया था? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा के समक्ष रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। इसी को क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। तो इसका बेस वही लिखा गया कि नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया था, ठीक है। तो यही बेस ही है, इसी उद्देश्य का प्रस्ताव को ही, या फिर कह लीजिए कि उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं, इसी उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही हम प्रस्तावना कर रहे हैं, जो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था संविधान सभा के समक्ष नेहरू ने, और फाइनली इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को। प्रियम्बल को जो कहा गया है सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय भी कहा जाता है। लेकिन B.R. अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान का आत्मा कहा, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो एक फंडामेंटल राइट्स है आपका, ठीक है। आर्टिकल 32 में पार्ट 3 में आपको मिलेगा देखने को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए 2 पॉइंट पूछता है कि पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय किसे कहा जाता है, तो प्रियम्बल को कहा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर किसे मानते हैं भारत के संविधान की आत्मा, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो एक आपका फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि आर्टिकल 32 में पार्ट 3 में यहाँ पे इसकी चर्चा की है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनको इसलिए कहा है कि ये संविधान का आत्मा है, क्योंकि अगर आपका कोई भी, मतलब कभी भी सरकार अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ऐसा ही आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत ही आप जा सकते हैं। इसके तब जाकर आपका आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रिट्स जारी करती है, ठीक है। अध्यादेश, ये सब सारी चीज़ें जारी करती है, ठीक। मैंडामस, टेरिटोरियल, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग आगे भी देख लेंगे। लेकिन ये पॉइंट आप इतना याद रखिएगा, आर्टिकल 32 पार्ट 3 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रियम्बल को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी भी कहते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे किया है, ये तो हमने डिस्कशन किया भी था, कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे। इसको अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको अभी रहने दीजिए।
देखिए 42वां संविधान को हमने जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, इसे हमने क्या कहा था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। इस समय कौन थी, पीएम इंदिरा गांधी, और इसने कहा जाता है कि 200 से प्लस आर्टिकल में इसने क्या किया था, संशोधन किया था। ठीक है, खैर देखिए प्रियम्बल जो था आपका, प्रस्तावना जो था, ठीक है, प्रस्तावना जो था संविधान का एक अंग नहीं था। ठीक है, अगर ये संविधान का अंग नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक केस होता है, ठीक है ना, केस था आपका केशवानंदा, ठीक है, केशवानंदा भारती बनाम केरला स्टेट के बीच में केस हुआ था। इस केस में 13 जजों की बेंच बनी थी, 13 जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच अभी तक के इतिहास में, सबसे 13 लोगों का बेंच बना था, केशवानंदा भारती बनाम और केरला स्टेट के बीच में ये केस हुआ था। और इसका जो आउटकम, इसका जो रिपोर्ट आया, फाइनल रिजल्ट जो आई इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। ये कब हुआ था, 1973 में, 1973 में इसकी रिपोर्ट आई थी। देखिए अभी तक क्या है, अभी तक मतलब 2022 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 1946 से आप जो बात करते आ रहे हैं अभी तक, तो अभी तक हमने प्रस्तावना को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं था। अगर ये संविधान का अंग नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, मतलब सरकार इसमें संशोधन नहीं कर सकती, कुछ इसमें ऐड नहीं कर सकती, ना इसमें से कुछ रिमूव कर सकती है। तो इसके लिए एक केस हुआ था, केशवानंदा भारती बनाम केरला स्टेट के बीच में, 1973 में इनका एक रिपोर्ट आया जिसमें 13 जजों की बेंच बनी थी। और फिर इसमें जो रिजल्ट आई, इसमें कहा गया कि संविधान जो है, सॉरी, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए संविधान में जो पहले बातें लिखी गई थी, इसके अंग बनने से पहले, मतलब संविधान का अंग नहीं बना था, लेकिन संविधान में पहले जो बातें लिखी हुई थी, आप देखिए यहाँ लिखा क्या गया है, प्रस्तावना में लिखित बिंदु जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब संविधान का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर लिखा गया है। पहला जो बात है यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये कहाँ से हमने लिया, ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में, तो ये हमने कहाँ से लिए, तो यूएसए से लिया। ठीक है, हम भारत के लोग हमने कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए से लिए। ठीक, दूसरा पॉइंट, यहाँ पर 3 वर्ड पहले लिखे हुए थे, सोवरेन लिखी हुई थी, डेमोक्रेटिक लिखा हुआ था, रिपब्लिक लिखा हुआ था। बाद में हमने संविधान में संशोधन किया, अब हमने प्रस्तावना में, मतलब हमने ऐड ऑन किया 2 शब्द को, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। अब एक बात बताइए, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को पहले हम ऐड नहीं कर पाए, कब तक हमने ऐड नहीं कर पाया, जब तक कि 1973 में ये नहीं कह दिया गया, केशवानंदा भारती बनाम केरला स्टेट के बीच में जब वो रिपोर्ट आई कि हाँ अब प्रस्तावना जो है संविधान का अंग हुआ, उसका मतलब कि हम लोग 1973 के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तब जाकर हमने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और हमने 2 शब्द जोड़े, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। ठीक है, पंथ निरपेक्षवाद और समाजवाद, 2 शब्द को जोड़े हैं। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, जो मूल प्रस्तावना थी, ठीक है, उसमें 2 शब्द, मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे, ठीक है, सोशलिज्म नहीं था, सेक्युलरिज्म नहीं था, डेमोक्रेटिक नहीं था, रिपब्लिक नहीं था, तो अब क्या कहेंगे, बोथ ए एंड बी। सोशलिज्म सेक्युलरिज्म को हम लोग बाद में ऐड ऑन किए हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने ऐड किया। ठीक है, देखिए लिखा है मैंने, बाद में 1976 के बाद इसे जोड़ा गया था। पहले जो मूल प्रस्तावना में कौन सी बात लिखी हुई थी, सोवरेन की बात थी, डेमोक्रेटिक की बात थी, रिपब्लिक की बात थी। ये 5 शब्द है, 5 कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में लिखी हुई है, 5 में से 3 मूल प्रस्तावना में लिखी हुई थी। किसकी किसकी बात थी, सोवरेन की थी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 2 हमने किसको जोड़ा, सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को। हमने देखा था अमेंडमेंट में भी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, तहत हमने जोड़ा। उसके बाद प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, ये कब हुआ था, 1973 में। किन 2 बीच केस हुआ था, तो केशवानंदा भारती बनाम वर्सेस केरला स्टेट के बीच में। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। उसके बाद प्रस्तावना में और क्या लिखा गया है, न्याय की चर्चा की गई। कैसे न्याय, तो 3 तरह की न्याय, एक सोशल होगा, इकोनॉमिकल न्याय, पॉलिटिकल न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। ये तीनों के तीनों न्याय हमने कहाँ से लिया है, तो रूस से, यानी कि रसिया से हमने लिया। ठीक है, ये तीनों न्याय हमने कहाँ से लिए हैं, तो रसिया से लिए हैं। ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। तीनों के तीनों हमने कहाँ लिए हैं, तो रूस के संविधान से हमने अपने संविधान में ऐड ऑन किया है। फिर जो उसमें बात लिखी गई है प्रस्तावना में, लिबर्टी की बात की गई है, मतलब फ्रीडम की बात की गई, मतलब आपकी कौन सी फ्रीडम की बात की गई है प्रस्तावना में, तो पहला तो आपको अपने विचार की फ्रीडम है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, बिलीफ की फ्रीडम है, फेथ की फ्रीडम है, वर्शिप की फ्रीडम है। और ये हमने कहाँ से लिया था, लिबर्टी फ्रीडम तो हमने फ्रांस से लिया था। कहाँ से हमने लिया, तो ये हमने फ्रांस से लिया था। ठीक है, फ्रांस के संविधान से हमने लिया था।
उसके बाद इक्वलिटी की बात की गई है प्रस्तावना में। इक्वलिटी में भी दो तरह की इक्वलिटी, यानी कि एक स्टेटस पद, आप चाहे किसी भी स्टेटस पे हो, आपके साथ ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आपके साथ व्यवहार की जाएगी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी, हर लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी क्राइटेरिया में आप आएँ सबकी अपॉर्चुनिटी सेम होगी। तो ये इक्वलिटी की बात होती है, ये भी हमने फ्रांस से लिया था, ठीक है। और अंतिम में बात किया गया है आपके प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी की, यानी कि बंधुत्व की। बंधुत्व में दो बातें लिखी गई थी, एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि स्वयं का आत्मसम्मान, आपकी अपनी एक आत्मसम्मान होगी, और दूसरी बात लिखी गई थी यूनिटी की, ठीक है। और ये फ्रेटर्निटी हमने फ्रांस से ली थी, लेकिन बाद में हमने एक और वर्ड ऐड किया, इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता को 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने ऐड किया। तो हमने 3 शब्द जोड़ने हैं प्रस्तावना में, एक तो आपका था सोशलिज्म, ठीक है, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो आपसे पूछा जाएगा मूल प्रस्तावना में कौन सी चीज़ नहीं थे, कौन से शब्द नहीं थे, तो एक तो सोशलिज्म नहीं था, सेक्युलरिज्म नहीं था, और इंटीग्रिटी नहीं थे। दूसरी बात, इक्वलिटी कहाँ से हमने लिया है, किसके संविधान से, फ्रांस के संविधान से। फ्रेटर्निटी फ्रांस के संविधान से। लिबर्टी फ्रांस के संविधान से। न्याय जो हमने 3 कौन से न्याय की चर्चा की गई, ऐसे पूछेगा एग्जाम में आपसे प्रस्तावना में, तो एक तो है आपका इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल। ये न्याय हमने कहाँ से लिए हैं, तो रूस से लिए हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये इतने सवाल आपसे जो है प्रस्तावना से पूछे जा सकते थे, वो सब हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने जो संविधान में जो चीज़ें हमने ऐड ऑन किए हैं दूसरे कंट्री के संविधान से, जो हमने लिया उसको हम लोग याद करते हैं। सबसे 4-5 कंट्री हमें याद करनी है केवल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिया। अमेरिका के संविधान से हमने अपने संविधान में क्या ऐड ऑन किया है, तो 7-8 पॉइंट है। पहला तो है न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब हमारी जो जुडिशरी होगा वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, भारत सरकार के अंडर में ये काम नहीं करेगी, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया, राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट लगाई जाएगी, हम भारत के लोग, और उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, ये सभी हमने अमेरिका से लिया है। वित्तीय आपात ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए वित्तीय आपात को भी क्यों हम छोड़े। तो पहले क्या था, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना हमने लिया अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, और यूएसए से। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगती है, इम्पीचमेंट लगती है, ये कहाँ से लिया, यूएसए से। वित्तीय आपात की अगर बात कर ली जाए कहाँ से, तो यूएसए से। हम भारत के लोग कहाँ से, जो प्रस्तावना में लिखा हुआ शब्द है वो अमेरिका से। और उसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया कहाँ से, यूएसए से। तो चलिए यूएसए से रिवीजन करते क्या क्या है। पहला तो हमने क्या लिया था, पहला हमने लिया न्यायिक पुनरावलोकन। दूसरा हमने लिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। तीसरा हमने लिया मौलिक अधिकार। चौथा हमने लिया प्रस्तावना, प्रस्तावना का विचार बोल सकते हैं। पांचवा हमने लिया हम भारत के लोग। छठा हमने लिया उपराष्ट्रपति का पद। और सातवां हमने क्या लिया, एक हमने क्या क्या लिया, वित्तीय आपात। और एक हमने क्या लिया आठवां में हमने क्या लिया, जो मैं भी भूल रहा हूँ भाई, चलिए देख लेते हैं। हम भारत के लोग, उपराष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट लगता है, वो हमने अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, वित्तीय आपात, हम भारत के लोग, उपराष्ट्रपति। अब चलिए ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने 3 चीज़ें ली हैं। एक तो सिंगल सिटीजनशिप हमने लिया है, ठीक है सर। उसके बाद संसद प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ रहे हैं ना, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये हमने सिस्टम कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए हैं। और विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया भी मतलब कि कोई भी विधि बनाना, कोई भी नियम कानून बनाना, तो एक प्रोसेस के तहत ये भी हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। तो सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम और विधि निर्माण प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो ब्रिटेन से लिया है। 3 चीज़ हमने लिए हैं ब्रिटेन से, एक तो सिंगल सिटीजनशिप, फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, और एक हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से भी हमने 3 चीज़ें लिया है। एक तो फेडरलिज्म जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, सॉरी फेडरलिज्म बोल रहा हूँ मैं भाई, संघीय व्यवस्था यानी कि संघीय व्यवस्था यानी कि यूनियन, ठीक है, यूनियन जो आपकी व्यवस्था है उसकी भी बात की गई है, यानी कि संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से लिया है। रेसिडुअल पावर देखिए 3 तरह के एक होते हैं आपके, स्टेट लिस्ट होता है, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पूरा पावर सरकार में होती है, इसमें कुछ सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट पर जो डिसीजन लेगी सरकार लेगी, केंद्र सरकार लेगी। उसके बाद आपका जो स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट होंगे तो उस पर पूरा का पूरा पावर होगा किनका, तो आपका जो पावर होगा आपका राज्य सरकार का। कंकरेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट रखे गए हैं तो उन पर जो होगा पावर दोनों की, केंद्र सरकार तथा राज्य पर, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा पावर केंद्र सरकार की होती है। उसके अलावा जो बचते हैं जो सब्जेक्ट, वो रेसिडुअल पावर में रखा गया, यानी कि ये पूरा का पूरा इसमें किसका पावर होता है, तो केंद्र सरकार की होती है, ठीक है, केंद्र सरकार की होती है।
तो कनाडा से हमने 3 चीज़ें लिया है, संघीय व्यवस्था, रेसिडुअल पावर और राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। तो ब्रिटेन से हमने 3 चीज़ें लिया भाई, एक तो सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और उसके बाद हमने लिया विधि निर्माण की प्रक्रिया। कनाडा से हमने 3 चीज़ें ली हैं, एक हमने लिया है कनाडा से हमने क्या लिया, एक हमने लिया संघीय व्यवस्था, दूसरा हमने लिया है भाई कि जो रेसिडुअल पावर है यानी कि अवशिष्ट शक्तियां हैं, और तीसरा हमने लिया राज्यपाल की नियुक्ति। तो चलिए रिवीजन करते हैं पहले यूएसए से। सबसे पहले हमें यूएसए से लिया न्यायिक पुनर्वलोकन, दूसरा हमने लिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा हमने लिया मौलिक अधिकार, चौथा हमने लिया प्रस्तावना, पांचवा हमने क्या लिया आपकी जो है हम भारत के लोग, छठा हमने क्या लिया कि जो राष्ट्रपति में महाभियोग लगेगा, सातवां हमने लिया वित्त आपात, और आठवां हमने क्या लिया उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद ब्रिटेन की अगर बात कर ली जाए तो ब्रिटेन से हमने 3 लिए हैं, 3 है में आपका एक है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, और तीसरा जो हमने लिया था संसद प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। तीसरे स्टेट कंट्री की बात कर ली जाए कनाडा, तो कनाडा से भी हमने 3 लिए हैं, एक तो है संघीय व्यवस्था है, ठीक है, उसके बाद एक है आपका रेसिडुअल पावर, ठीक है, रेसिडुअल पावर यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ, और एक है उपराज्यपाल की राज्यपाल, नॉट उपराज्यपाल, राज्यपाल यानी कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट हो उसकी हमने बात की है। कहाँ से लिए, तो कनाडा से लिया। तो ये 3 पॉइंट आपको कनाडा से याद रखना है। हालांकि अगर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए आपसे कहाँ लिया, तो वो भी हमने लिया है ब्रिटेन से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी का जो पद लिया हमने ब्रिटेन से ही लिया है। उसके बाद हमने और लिए हैं ब्रिटेन से क्या लिया, और हमने बात किया है अटॉर्नी जनरल जो है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटी में, वो भी हमने ब्रिटेन से ही लिए हुए हैं। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 आपको ये याद होना चाहिए जो टिक लगा हुआ। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट मैंने अभी जो बताया जिसमें पावर होता है केंद्र की भी और स्टेट की भी, लेकिन सबसे ज़्यादा केंद्र की। संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन जो होता है आर्टिकल 108 में जो है चर्चित है इसमें, और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो 4 है प्रस्तावना की भाषा, जॉइंट सेशन, समवर्ती सूची और केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध, वो 4 हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और एक अपना ये आपको ये याद नहीं करना। तो ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन हो गया, प्रस्तावना की भाषा हो गई, समवर्ती सूची हो गई, संयुक्त अधिवेशन हो गया, केंद्र राज्य के बीच में संबंध हो गया। 5वां रूस से हमने क्या लिया है, एक तो हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल 11 हैं। 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन। कोई मुझे बता सकता है कौन से आर्टिकल में है और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, हमने ये पढ़ रखा है पहली क्लास में। चलिए न्याय, 3 न्याय हमने लिए हैं, अपने प्रस्तावना में ऐड किए थे। एक पॉलिटिकल न्याय था, एक सामाजिक न्याय था और एक आर्थिक न्याय था, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने कहाँ से लिए, तो रूस से लिए। तो रूस से हमने 2 चीज़ें लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और एक न्याय। नेक्स्ट आपका आता है जापान। जापान से हमने लिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कि कोई भी नियम कानून सब लोगों के लिए बराबर होगा, हमने जापान से लिए हैं। और जर्मनी से हमने लिया है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, आपातकाल के दौरान आपकी मौलिक अधिकार क्या है, एक्टिव रहेगी, ये हमने जो लिया है जर्मनी से लिया है। कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। लेकिन आर्टिकल 19 वो सबसे पहले समाप्त कर दिया जाता है आपातकाल के दौरान कर, तो हम उसमें आएंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब। लेकिन ये याद रखना कि आपातकाल के दौरान जो आपका मौलिक अधिकार है, 1 मिनट मेरे भाई, जर्मनी से हमने क्या लिया था, जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार लिए हैं। आपातकाल के दौरान हमने जो मौलिक अधिकार जो लिया है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो आपकी चालू रहेगी वो हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से। जापान से हमने क्या लिए हैं, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। कनाडा से 3 लिए हमने, संघीय व्यवस्था, रेसिडुअल पावर, और आपकी एक अंतिम थी राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया से 4, प्रस्तावना की भाषा, जॉइंट सेशन, केंद्र राज्य के बीच में संबंध, जॉइंट सेशन, मौलिक कर्तव्य, 3 न्याय, पॉलिटिकल, और एक आपका सोशल, और एक आपका इकोनॉमिकल न्याय। नेक्स्ट आपका साउथ अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। ये हमने कहाँ से लिया था, साउथ अफ्रीका से लिए। फ्रांस से हमने 3 चीज़ें लिए थे, एक तो फ्रीडम फ्रेटर्निटी की बात किए थे, स्वतंत्रता की बात, फिर इक्वलिटी समानता की बात की थी हमने, और फिर बंधुत्व, फ्रेटर्निटी हमने देखा था, बंधुत्व। तीनों जो प्रस्तावना में हमने लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब तीनों शब्द हमने प्रस्तावना में लिया है फ्रांस से ही। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने ऐड किया था, ठीक है। सॉरी 3 शब्द हमने ऐड किए थे, वो 3 शब्द कौन थे, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी, माफ़ करिएगा सर। लेकिन हमने ये 3 शब्द जो लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कहाँ से, फ्रांस से अपने प्रस्तावना में ऐड किया, अभी हमने देखा था, ठीक है। और अंतिम आयरलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों
पहला तो नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो हमने लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा वो भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। तो नीति निदेशक तत्व हो, जो चाहे आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हो, चाहे राज्यसभा का 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाएगा, वो सभी हमने आयरलैंड से लिए हैं। और 1935 एक्ट मैंने कहा था कि संविधान का सबसे बड़ा ये स्रोत होगा, ठीक है, संविधान का सबसे बड़ा ये स्रोत है। आयरलैंड में हमने 3 चीज़ें ली हैं, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है। ये सभी हमने किस देश से लिए हैं, तो आयरलैंड से। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एक सवाल बनेगा ही JSSC में। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग शेड्यूल्स देख लेंगे, ठीक है, शेड्यूल देख लेंगे। और शेड्यूल्स देखने के बाद कल की क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास संविधान की जब मैं लगाऊंगा, शेड्यूल्स ख़त्म करने के बाद और इसके बाद बड़ा एक टॉपिक हम लोग आर्टिकल्स ख़त्म करेंगे, 51 तक आर्टिकल्स एक के साथ स्टार्ट करके पूरा 51 तक कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये कंप्लीट कर लिए तो मतलब 40% कंप्लीट आपका संविधान। और उसके बाद अगर हम लोग गलती से कंप्लीट कर लिए प्रेसिडेंट को, गलती से कंप्लीट कर लिया वाइस प्रेसिडेंट को, गलती से हमने प्राइम मिनिस्टर को देख लिया, गलती से हमने CM को देख लिया, और गलती से अगर हमने गवर्नर को भी देख लिया, और गलती से हमने CM को भी देख लिया, मतलब आपका 60% पॉलिटी कंप्लीट। और बाकी रेस्ट 30 to 40% हम लोग फिर निकाल लेंगे, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बचेगा, कैग बचेगा, अटॉर्नी जनरल वगैरह, ये सारी चीज़ें देख के हम लोग 70-80% यहीं पर हम लोग ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर अच्छा लगा हो वीडियो भाई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।